हम ट्यून सर्किट पढ़ रहे थे। पैरेलल आरएलसी सर्किट जिसको हम ट्यून सर्किट बोलते हैं, उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। ट्यून सर्किट का कुछ पर्सन बचा था, हम उसके बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बीच में हम रिलेशनशिप बता रहे थे। ठीक है, कोई भी पैरेलल जो ट्यून सर्किट जो रहता है उसकी बैंडविड्थ जो होती है, बैंडविड्थ जो होता है, बैंडविड्थ, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और उसकी क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो बैंडविड्थ, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर के बीच में रिलेशन को बता रहे थे कि एक्चुअली में किसी भी आपका ट्यून जो सर्किट है, ट्यून सर्किट, उस ट्यून सर्किट की जो क्वालिटी फैक्टर है क्यू, क्वालिटी फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू। तो क्वालिटी जो फैक्टर जो होता है, क्यू जो होता है, उसको अगर हम लिखें तो क्यू इक्वल टू मैथमेटिकली एक्स एल डिवाइडेड बाई आर होता है। ये कहाँ से आया, यहाँ से। पावर स्टोर्ड ऑन रिएक्टिव कंपोनेंट टू दी पावर लॉस्ट मतलब जो पावर एब्जॉर्ब हुआ है वो, तो आई स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एक्स एल डिवाइडेड बाई आर बचेंगे। तो Q जो है वो एक्स एल डिवाइडेड बाई एक्स एल का मतलब होता है ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाई आर। अगेन Q इक्वल टू देखा जाए तो 2 पाई एफ आर एल डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर। अगर हम देखें तो कोई भी पैरेलल ट्यून सर्किट की जो क्वालिटी फैक्टर है, अगर उसकी क्वालिटी फैक्टर अगर हाई है, हाई क्वालिटी फैक्टर का ट्यून सर्किट है, तो उसकी रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्वालिटी फैक्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर आपके ट्यून सर्किट की क्वालिटी फैक्टर को अगर हायर क्वालिटी फैक्टर चाहिए, तो उस ट्यून सर्किट है उसकी इंटरनल जो रेजिस्टेंस जो होगा उसको एस पॉसिबल, एस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस को स्मॉल होना चाहिए, हमने पैरेलल ट्यून सर्किट लिया था, हम उस पैरेलल ट्यून सर्किट में किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर का यूज नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ उस पैरेलल ट्यून सर्किट में यूज्ड हम इंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस को ही कंसीडर किए थे। तो जो उसमें इंडक्टर जो यूज़ करते हैं, कॉइल जो यूज़ करते हैं, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को ही लिया था हमने, जिसको हमने आर से शो किया। तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, कॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एस पॉसिबल है जितना मिनिमम हो सके। जितना कम होगा, जितना लो एम्पलीट्यूड का होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी फैक्टर होंगे। और कोई भी ट्यून सर्किट की क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, उसकी क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा उस ट्यून सर्किट की सेलेक्टिविटी है वो होंगे। सेलेक्टिविटी का क्या मतलब मैं अभी बता दूंगा आपको। रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फिर से लूँगा। बैंडविड्थ, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर के बीच में रिलेशन को बताने के लिए मैं अभी लूँगा, क्लियर हो जाएगा। तो जिस सर्किट की क्वालिटी फैक्टर, जिस ट्यून सर्किट की क्वालिटी फैक्टर है वो ज़्यादा होगा, उसकी सेलेक्टिविटी है वो एस पॉसिबल, एस क्या होगा, मैक्सिमम होंगे, हायर होंगे। ठीक है, तो हायर सेलेक्टिविटी हायर रहेगा, मतलब वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो सेलेक्ट करने की वो एबिलिटी है, वही सेलेक्टिविटी। ये कैसे यूज़ होता है इसको मैं अभी बताऊंगा आपको। तो उसकी क्वालिटी फैक्टर अगर ज़्यादा है, क्वालिटी फैक्टर अगर ज़्यादा है, तो बैंडविथ इक्वल टू रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू अगर लार्जर है, लार्जर क्वालिटी फैक्टर, अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लार्जर है तो उसकी बैंडविथ क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, लो बैंडविथ का होगा। और बैंडविथ का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंडविथ का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच any circuit or any system, any circuit or any system gives their satisfactory performance, gives their satisfactory
परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, ठीक है। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच एनी सर्किट गिव सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ दैट सर्किट। और अगर सिस्टम की अगर बात करें तो उस सिस्टम की वो बैंडविड्थ कहलाएगा, ठीक है। तो वह रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कोई भी सर्किट या भी कोई भी सिस्टम जो है वो अपना सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को देता है, डिजायर्ड परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करता है, उसी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम उसका क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ, ठीक है। तो जिस भी ट्यून सर्किट की क्वालिटी फैक्टर है वो हायर होंगे, वो ट्यून जो सर्किट जो है उसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगा, सेलेक्टिविटी ज़्यादा होंगे तो वो ट्यून सर्किट है उसकी परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगा, ठीक है। उसकी बैंडविड्थ है वो क्या रहेंगे, नैरो बैंडविड्थ रहेगा। क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा तो बैंडविड्थ स्मॉलर, तो ये क्या होगा, नैरो बैंडविड्थ का सिस्टम होगा। तो कोई भी ट्यून्स, मैंने क्या बताया कि कोई भी ट्यून सर्किट की बैंडविड्थ है उसको एस पॉसिबल एस क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। नैरो बैंडविड्थ होने के लिए इसकी क्वालिटी फैक्टर को हायर होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर को हायर होने के लिए उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें इसी से ही आप एमसीक्यू क्वेश्चन जब बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन जो है इसी सब रिलेशन से ही अराइज होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ से इस रिलेशन से, ठीक है। तो इन सब रिलेशन से ही क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है वो बन। तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी बैंडविड्थ क्या होंगे, नैरो बैंडविड्थ होगा, ठीक है। अगर क्वालिटी फैक्टर अगर लोअर है, अगर क्वालिटी फैक्टर अगर लोअर है तो क्वालिटी फैक्टर लोअर होने से उस रिलेशन से क्या हो रहा है, उस सिस्टम की बैंडविड्थ है क्या मिलेंगे, हायर मिलेंगे। क्वालिटी फैक्टर लोअर दैट मीन्स उसकी सेलेक्टिविटी भी क्या रहेगा, कम रहेगा, उसकी सेलेक्टिविटी है वो भी क्या रहेंगे, लोअर रहेंगे। दैट मीन्स वो जो सर्किट है वो लोअर फ्रीक्वेंसी को, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने की एबिलिटी है उसका क्या रहेगा, वो स्मॉलर रहेगा, उसकी बैंडविड्थ है वो लार्जर रहेंगे, ठीक है। तो लार्जर बैंडविड्थ रहेंगे। तो ये क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के रिलेशन को मैं एक कर्व से समझा देता हूँ। वो कर्व जो है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के थ्रू बनेगा, चलो देख लेते हैं, ठीक है, हम बता देते हैं, चलो। तो ये है, इसी को ले रहे थे अपन, ठीक, चलो ले लेता हूँ। तो क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के बीच में रिलेशन को हम समझा देते हैं यहाँ पर, चलो देख लेते हैं। एक कर्व समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर हम एम्पलीफायर सेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे आगे। ये फ्रीक्वेंसी है, ये इसका गेन है, ठीक है। तो अभी हमने बताया ये 0 है, ये एफ आर है, ठीक है। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का बैंडविड्थ, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है। इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होने के कारण उस सर्किट के लोड के अक्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी मैक्सिमम होता है। डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होने के कारण उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो एफ आर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर कोई पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि वह फ्रीक्वेंसी जिस सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन है वो मैक्सिमम होता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी पैरेलल ट्यून सर्किट का रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब भी कोई पूछेगा तो आप एक लाइन में वही बोल लेंगे, फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम, द गेन ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन है वो मैक्सिमम होता है, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उस पैरेलल ट्यून सर्किट का क्या बोलते हैं, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ ये मैक्सिमम गेन है, इसको यूनिटी गेन भी बोल सकते हैं। इस पर है, इसका गेन 100% होता है,
ये वाले गेन को हम 3 dB डाउन बोल देते हैं, 3 dB। और इस जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 3 dB कम होता है उसको कट ऑफ बोलेंगे। अगर वो फ्रीक्वेंसी लोअर है तो लोअर कट ऑफ होगा, अगर वो फ्रीक्वेंसी हायर है तो वह फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएंगे, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, और लोअर कट ऑफ और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच का रेंज को हम उसका क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये है, तो ये आपका 0.707 टाइम्स ऑफ AV मैक्सिमम। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उसका क्या बोलते हैं हम, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर 3 dB फ्रीक्वेंसी, 3 dB वैल्यू। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम से ये डाउन होकर क्या हो गया, 70.7। अगर ये 100 वाट का है तो ये 70.7 वाट का हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर पावर के टर्म में शो करूँ, ये 100 वाट का है तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 70.7। तो 70.7% का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर यहाँ तक 70.7% वैल्यू है और इसके ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, इसके ऊपर भी इसकी मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो इस रेंज से इस रेंज तक ही इसका क्या कहलाएगा, बैंडविड्थ। ये लोअर कट ऑफ है, ये क्या कहलाएगा, हायर कट ऑफ। तो लोअर कट ऑफ से हायर कट ऑफ तक का फ्रीक्वेंसी रेंज है उसका क्या कहलाएगा, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच गेन ऑफ द सर्किट इज 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू आर ग्रेटर देन 70.7%। ठीक है, तो वह फ्रीक्वेंसी रेंज जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% होता है या फिर उससे ज़्यादा। तो जितने अगर इतने को देखें तो यहाँ तक का रेंज है वो उसके लिए गेन है वो 70.7% का इक्वल है या फिर इससे ज़्यादा है। तो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% या फिर उससे ज़्यादा होता है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम उसका क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक कर्व हो गया लोअर बैंडविड्थ। अब मैंने अभी बताया कि बैंडविड्थ जो होता है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, FR डिवाइडेड बाई Q होता है। तो अगर जिस भी सिस्टम की क्वालिटी फैक्टर अगर लार्जर है तो उसकी बैंडविड्थ क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैं एक और कर्व बना देता हूँ, ऐसा कर्व दे देता हूँ, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा गलती बन गया है, इसमें कर्व है उसको ऐसे जाना था। चलो अब बना देता हूँ ये ऐसा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये ऐसा दो कर्व बनाया हूँ। ठीक है, ये वाला जो कर्व है उसकी ये हायर क्वालिटी फैक्टर का, इनर वाला हायर क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, हायर क्वालिटी फैक्टर, इसकी क्वालिटी फैक्टर क्या है, हायर है। ठीक है, इसकी क्वालिटी फैक्टर हायर है इनर वाले का, और इसकी आउटर जो वाले हैं, आउटर वाले जो है उसकी क्वालिटी फैक्टर क्या है, लोअर। तो लोअर क्वालिटी फैक्टर रहेगा, तो रिलेशन देख लो। लोअर क्वालिटी फैक्टर के केस में क्या होता है, अगर क्वालिटी फैक्टर लो है तो बैंडविड्थ क्या होगा, ज़्यादा। तो इसको FL1 मान लेता हूँ, इसको FH1। सपोज इसको हम मान लेते हैं FL2, तो ये इसको दे लेते हैं FH2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का है वो क्या कहलाएगा, इसका बैंडविड्थ। तो दो कर्व ड्रॉ किया हूँ, जिसकी क्वालिटी फैक्टर लोअर है उसकी बैंडविड्थ हायर है। देख लो, ये लार्जर बैंडविड्थ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा है, और ये स्मॉलर नैरो बैंडविड्थ है, ये वाइडर बैंडविड्थ। तो नैरो बैंडविड्थ वाले सिस्टम की क्वालिटी फैक्टर है वो हायर रहता है। हायर दैट मीन्स उसकी सेलेक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो भी क्या रहेगा, हायर रहेगा। वाइडर बैंडविड्थ वाले सिस्टम की क्वालिटी फैक्टर है वो क्या होता है, लोअर होता है। तो इसकी बैंडविड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, FH2 माइनस FL2। बाकी दोनों का
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 3 dB ही फ्रीक्वेंसी है। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को 3 dB फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो लोअर फ्रीक्वेंसी जिस पर सर्किट का गेन मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाएगा वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। वह हायर फ्रीक्वेंसी जिस पर्टिकुलर हायर फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है वो क्या कहलाएगा, उसके हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और वह फ्रीक्वेंसी रेंज जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा हो वह उसका क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। तो ये इनर वाला जो कर्व है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो हायर क्वालिटी फैक्टर वाले ट्यून सर्किट का है, और ये आउटर वाला जो है वो लोअर क्वालिटी फैक्टर वाले हैं। तो जब क्वालिटी फैक्टर लेवर होगा तो उसके बैंडविड्थ है वो हायर लार्जर मिलेंगे। अब जो क्वालिटी फैक्टर हायर रहेगा तो उसकी बैंडविड्थ है वो स्मॉलर मिलेगा, नैरो बैंड। इस पॉसिबल इस प्रैक्टिकली एप्लीकेशन पर्पस के लिए किसी भी ट्यून सर्किट की क्वालिटी फैक्टर को ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि उसकी बैंडविड्थ है वो क्या हो, स्मॉलर हो। जब उसकी बैंडविड्थ नैरो रहेगा तो उस पर्टिकुलर बैंड के ही सिग्नल को सिग्नल को सेलेक्ट करने की उसकी एबिलिटी है वो क्या रहेंगे, लार्जर रहेंगे। अब देखो इसमें सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो चीज़ है वो आगे यूज़ होगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पर ही लूँगा यहाँ पर। फिलहाल इस कर्व पे मैं तो क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के बीच में रिलेशन को बताया, अभी मैं इसमें सेलेक्टिविटी जैसा टर्म को बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, उसकी गेन है वो क्या है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 0 है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये इसका गेन है, ये एवी मैक्सिमम है, मैक्सिमम गेन। और यहाँ पे इसको क्या है 0.707 टाइम्स ऑफ एवी मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम गेन का 70.7%। ये आपका लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक का ये क्या है इसका बैंडविड्थ। ये क्यों भी ट्यून सर्किट का किसी भी ट्यून सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसका गेन मैक्सिमम होता है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिस पर्टिकुलर लोअर फ्रीक्वेंसी पे उसका गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिस सर्टेन हायर फ्रीक्वेंसी पे उसका गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो होता क्या है कि ये ट्यून सर्किट है उसकी सिलेक्शन की एबिलिटी है, ट्यून सर्किट की सिलेक्शन की एबिलिटी को हम उसका सेलेक्टिविटी बोलते हैं। कोई भी ट्यून सर्किट की सेलेक्टिविटी प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली एस पॉसिबल एस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। जब उसकी ट्यून सर्किट की सेलेक्टिविटी मैक्सिमम होगा तभी वो आपका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या कर पाएगा, वो सेलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली उसकी सेलेक्टिविटी क्या होना चाहिए, एज पॉसिबल एज हाई। तो देख लो फ्रीक्वेंसी को देखने से क्या पता चल जा रहा है रिस्पांस को, कि एफ आर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन है वो मैक्सिमम दिख रहा है। जब हम इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अबव इंक्रीज कर रहे हैं तो सर्किट का गेन ग्रेजुअली फॉल हो रहा है। जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल हो जा रहा है तो उस समय सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम क्या पॉइंट है 0.707 टाइम्स ऑफ ए वी मैक्सिमम, मतलब उसके मैक्सिमम का 70.7% वैल्यू है। ठीक है, जब इनपुट सिग्नल की वैल्यू को हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से एबव इंक्रीज करते हैं तो इसका गेन फिर से क्या होता है, ग्रेजुअली फॉल होकर फिर से कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो 70.7% के बिलो जा रहा है जब हम इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के एबव इंक्रीज कर रहे हैं। वैसे इधर देख लो, जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बिलो अगर डिक्रीज करते हैं तो भी सर्किट का जो गेन है ग्रेजुअली क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ एल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में सर्किट का गेन
सर्किट का गेन क्या है 70.7%, ये 100% है, अभी कितना हो गया 70.7%। जब f की वैल्यू को एफ एल के बिलो और डिक्रीज कर रहे हैं, बिलो एफ एल अगर ले आ रहे हैं, तो अगेन उसका भी गेन है फिर से क्या होने लगा, लगातार कम होने लगा। तो इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से देखने से क्या पता चल रहा है, एफ आर पे उसका गेन मैक्सिमम है, एफ आर के एबव इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को तो गेन लगातार कम हो रहा है, एफ आर के बिलो भी डिक्रीज कर रहे हैं तो भी उसका गेन लगातार कम हो रहा है। तो लोअर कट ऑफ से लेकर हायर कट ऑफ के रेंज के लिए उसके सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर रेंज के लिए उसका गेन 70.7% का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है। तो इसी पर्टिकुलर रेंज के लिए को हम इसका बैंडविड्थ बोलेंगे, और इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ के लिए सर्किट का गेन है, सर्किट का गेन ऑफ दिस सर्किट ये क्या है आपका डिजायरेबल है, डिजायरेबल है, एक्सेप्टेबल है, डिजायरेबल है, एक्सेप्टेबल है। मतलब इस पर्टिकुलर गेन के सिग्नल को हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग करने के लिए एप्लीकेशन पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब तक उस सर्किट का गेन है, सिग्नल का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा रहेगा, तब तक उस सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग पर्पस के लिए हम उसको एप्लीकेशन पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक सिग्नल जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को हम नेक्स्ट प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए या डिफरेंट एप्लीकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसी पर्टिकुलर रेंज के सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, सेलेक्टेड बोलेंगे। सेलेक्टेड बोलेंगे, क्यों सेलेक्टेड बोलेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए जो सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ क्या रहता है, हाईली डिजायरेबल रहता है, एक्सेप्टेबल रहता है, उसका स्ट्रेंथ इतना सफिशिएंट रहता है कि उसको नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस कारण उसको डिज़ायरेबल एक्सेप्टेबल बोलेंगे, सेलेक्टेड बोलेंगे, क्योंकि उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इस बैंडविड्थ के एबव या फिर बिलो अगर देखें, तो इस बैंडविड्थ के अगर मैं एबव जाऊं तो सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत कम हो जा रहा है, इस बैंडविड्थ की अगर बिलो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए बात करूं तो भी सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाए। तो अबव दिस फ्रीक्वेंसी रेंज एंड बिलो दिस फ्रीक्वेंसी रेंज स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिग्नल इज वेरी स्मॉलर। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के अबव और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के बिलो के लिए सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत ही लो स्ट्रेंथ रहता है, लो एम्पलीट्यूड का रहता है। उस लो स्ट्रेंथ या फिर लो गेन या लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल को हम नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग के लिए यूज़ नहीं कर पाते। इस कारण उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, रिजेक्टेड कंसिडर करते हैं, क्योंकि उस समय उस सिग्नल का स्ट्रेंथ इतना कम होता है कि वो लोड जैसे किसी भी डिवाइस को ड्राइव करने में एबल नहीं होता। तो जब वो लोड को ड्राइव करने में एबल नहीं होता, इस कारण उसको क्या बोलते हैं, हम रिजेक्टेड कंसिडर करते हैं। और जब सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो इतना सफिशिएंट हो जाता है कि वो लोड को ड्राइव करने में एबल हो जाता है, तो इस कारण हम उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टेड। तो अप टू दिस फ्रीक्वेंसी रेंज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिग्नल इज हाईली डिजायरेबल। क्यों डिजायरेबल रहता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेंज के लिए सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या रहता है, उसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 70.7% होता है या फिर उससे ज़्यादा। तो जब तक सिग्नल का स्ट्रेंथ 70.7% का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा रहेगा, हाईली स्ट्रेंथ का सिग्नल रहेगा, और उस हाईली स्ट्रेंथ के सिग्नल को फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस कारण उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को हम सेलेक्टेड बोलेंगे। और बिलो दिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है कि वो लोड जैसे डिवाइस को ड्राइव नहीं कर पाता, लोड जैसे डिवाइस को ड्राइव नहीं कर पाता। इस कारण मतलब उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, रिजेक्टेड कंसिडर कर लेते हैं, ब्लॉक्ड कंसिडर करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि ये पर्टिकुलर ट्यून जो सर्किट है वो इतने रेंज के ही सिग्नल के लिए, इतने रेंज की ही फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए लार्जर गेन प्रोवाइड करता है, हायर गेन प्रोवाइड करता है, लार्जर एम्पलीट्यूड का आउटपुट सिग्नल देता है बिलो दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, और अबव दिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत लो हो जाता है। ये लो स्ट्रेंथ के सिग्नल को हम यूज़ नहीं कर पाते, और यूज़ नहीं कर पाते हैं इस कारण उसको ब्लॉक्ड कंसिडर करते हैं, रिजेक्टेड कंसिडर कर देते हैं, और इतने तक को यूज़ कर लेते हैं, इस कारण इसको हम सेलेक्टेड बोलते हैं। और ऐसा अगर आप सोच रहे होंगे कि कंप्लीट इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज की, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए जीरो आउटपुट देगा, तो प्रैक्टिकली ज़ीरो आउटपुट है वो पॉसिबल नहीं होता। कुछ ना कुछ अमाउंट में आउटपुट आपको मिलता ही है, बट उस सिग्नल का स्ट्रेंथ लो रहता है, इसके कारण उसको यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो लो स्ट्रेंथ रहता है, इस कारण इसको रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड, इसके लिए स्ट्रेंथ प्रॉपर रहता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टेड बोलते हैं। तो सेलेक्टिविटी आई थिंक इतने फ्रीक्वेंसी रेंज के ही सिग्नल को लार्जर गेन देता है, आउटपुट हाई रहता है, इस कारण इतने ही रेंज को हम सेलेक्टेड बोलेंगे, और इसको रिजेक्टेड और इसको भी रिजेक्टेड बोलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, इतना पॉइंट है वो आपको समझते जाना है, कंसेप्ट वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है। अब हम नेक्स्ट हम ट्यून सर्किट समझे, और ट्यून सर्किट को ही यूज़ करके हम ट्यून एम्पलीफायर, क्योंकि विदाउट ट्यून सर्किट की फंक्शनैलिटी क्लियर हुए अब ट्यून एम्पलीफायर है उसको नहीं समझ सकते। तो हम ट्रांजिस्टराइज्ड ट्यून एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर सर्किट की हेल्प से ट्यून एम्पलीफायर है उसका डिजाइनिंग कैसे करता है। ठीक है, तो चलो हम एम्पलीफायर की डिस्कशन करेंगे। तो एम्पलीफायर है उसको पढ़ते हैं पहले, क्योंकि सिलेबस में ट्यून एम्पलीफायर है। ट्यून एम्पलीफायर ट्यून सर्किट के बिना पॉसिबल नहीं है, इस कारण मैं लिया। तो ट्यून एम्पलीफायर देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन सेक्शन जितना भी हो जाए, लेंथी वीडियो नहीं होना चाहिए। ट्यून एम्पलीफायर पहले बता देता हूँ आपको, फिर एम्पलीफायर को यूज़ करके। ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या होता है, बेसिकली एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रेजेस द स्ट्रेंथ ऑफ एनी वीक सिग्नल अप टू डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल। क्लियर हुआ? तो एम्पलीफायर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी लो स्ट्रेंथ के सिग्नल की एम्पलीट्यूड को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने का काम करता है। तो जो लो स्ट्रेंथ के सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक इंक्रीज करने का काम करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। सो एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रेजेस द स्ट्रेंथ ऑफ एनी वीक सिग्नल अप टू डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल। क्लियर हुआ? तो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को जो इंक्रीज करने का काम करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर ट्रांजिस्टराइज्ड हो सकता है, ओप-एम्प बेस्ड हो सकता है, ठीक है, ओप-एम्प बेस्ड हो सकता है, फेट बेस्ड हो सकता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूज़ करके हम एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो एम्पलीफिकेशन का काम करता है। अब बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी there are two types of the amplifier circuit. First is ideo frequency amplifier, ideo frequency amplifier, ठीक है, एम्पलीफायर। ठीक है, तो आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, तो आइडियो फ्रीक्वेंसी, जैसा कि आपको आइडियो का मतलब है वह फ्रीक्वेंसी रेंज जिस फ्रीक्वेंसी रेंज को ह्यूमन जो ईयर है वो प्रॉपरली सेंस कर सकता है, सेंस करने में एबल है। ठीक है, तो अगर साइंटिफिकली आइडियल इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू देखा जाए तो कोई भी आइडियो जो सिग्नल जो रहता है, आइडियो फ्रीक्वेंसी जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। क्लियर हुआ? सो आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का मतलब क्या होगा, इट इज अ एम्पलीफायर सर्किट विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द आइडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्लियर हुआ?
तो ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जो किसी आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने का काम करता है। वह एम्पलीफायर सर्किट जो आइडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो जो आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक होता है, 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक का जो सिग्नल है वो आइडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहलाते हैं। तो ये जो एम्पलीफायर है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स का क्या करेगा, वो लो स्ट्रेंथ वाले सिग्नल है, लो स्ट्रेंथ सिग्नल, और उसी को क्या बोलेंगे हम, लो एम्पलीट्यूड सिग्नल, ठीक है, और वीक सिग्नल, लो एम्पलीट्यूड का लो स्ट्रेंथ और लो एम्पलीट्यूड सिग्नल, या फिर उसी को हम क्या बोल सकते हैं, वीक सिग्नल, ठीक है। तो वीक सिग्नल, ठीक है, वीक सिग्नल। तो किसी भी वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को क्या करेगा वो, ये वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिजायर्ड स्ट्रेंथ तक या फिर डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक क्या करता है, इंक्रीज करता है। डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक क्या करेगा ये, इंक्रीज। तो आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बेसिकली ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जो आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स का क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करता है, ठीक है। तो आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने का जो काम करेगा उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलेंगे, आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोलेंगे। तो जो आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोलेंगे, ठीक है। तो जनरली आइडियो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायर होता है वो एम्पलीफायर जो जब हम ट्रांजिस्टराइज्ड सर्किट यूज़ करते हैं, तो जो ट्रांजिस्टराइज्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायर होता है, आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो होता है उस ट्रांजिस्टराइज्ड कहने का मतलब ट्रांजिस्टर सर्किट को यूज़ करके हम एम्पलीफायर इसमें डिज़ाइन करते हैं। तो ट्रांजिस्टराइज्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायर होता है उस एम्पलीफायर सर्किट में जो लोड यूज़ होता है, लोड, वो जो लोड जो यूज़ होता है वो लोड होता है, वो क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव लोड यूज़ होता है। प्योर रेजिस्टिव लोड मतलब रजिस्टर को इसमें हम लोड की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टराइज्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या होता है, वह एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें लोड जो होता है वो प्योर रेजिस्टिव लोड होता है, मतलब रजिस्टर को हम लोड की तरह यूज़ करते हैं। और ये ट्रांजिस्टराइज्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो रहता है, आइडियो रेंज मतलब ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ठीक है। तो ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, आप इनपुट में जितने भी सिग्नल दोगे उस इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या करता है, ये इक्वली एम्पलीफाई करता है, इक्वली एम्पलीफाई करता है, इक्वली एम्पलीफाई करता है, ठीक है। इट एम्पलीफाइज द ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। तो बेसिकली आइडियो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायर जो रहता है उस एम्पलीफायर सर्किट के इनपुट पे जो भी सिग्नल दोगे, ठीक है, आप जो भी सिग्नल दोगे उसके इनपुट पे आप जितने भी सिग्नल जो भी सिग्नल दोगे तो हर एक सिग्नल्स को, हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सिग्नल को वो क्या करता है, वो इक्वली एम्पलीफाई करता है। जैसा कि आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि आइडियो जो रेंज बोलते हैं, ठीक है, आइडियो जो रेंज जो होता है स्टैंडर्ड मैंने बताया 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज का जो सिग्नल्स है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को ह्यूमन ईयर प्रॉपरली सेंस कर सकता है, समझ सकता है, ऑडिट कर सकता है, इस कारण इसको ऑडियो बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर रेंज आप जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, मिक्सचर ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ठीक है, मिक्सचर ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी
कंपोनेंट। एक्चुअल में होता क्या है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज का जो सिग्नल होता है, वो जो सिग्नल है उसमें क्या रहते हैं, वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, तो वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो जो प्रेजेंट रहते हैं, इस कारण उसमें प्रेजेंट ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का क्या होता है, इक्वली एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। मान लीजिए उसमें 20 हर्ट्ज का सिग्नल है उस इनपुट सिग्नल में, तो 20 हर्ट्ज भी एम्पलीफाई होगा, आउटपुट मिलेगा। 100 हर्ट्ज भी है तो 100 हर्ट्ज का मिलेगा। 200 हर्ट्ज, मतलब इस रेंज से इस रेंज, या फिर उस इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट ऑल जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सिग्नल है उसका क्या मिलता है, हमें इक्वली एम्पलीफिकेशन मिलता है। इसका रीज़न ये है कि उस सर्किट में यूज्ड जो लोड है वो प्योर रेजिस्टिव लोड होता है, और प्योर रेजिस्टिव लोड में सेलेक्टिविटी या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने की एबिलिटी नहीं होता। ठीक है, वो रजिस्टर जो होता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है। ठीक है, तो रजिस्टर जो होता है फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, अब फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पैरामीटर होने की ही वजह से, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पैरामीटर होने मतलब उसकी उस लोड की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पैरामीटर होने के कारण ही वह हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए सेम एम्पलीट्यूड का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो ये रहा आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर ट्रांजिस्टराइज्ड के बारे में। ट्रांजिस्टराइज्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बेसिकली ट्रांजिस्टर की हेल्प से डिज़ाइन किया जाता है। इस एम्पलीफायर सर्किट में जो लोड यूज़ होता है जनरली प्योर रेजिस्टिव लोड होता है, और प्योर जो रेजिस्टिव जो लोड होता है फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट लोड होता है। उस लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी फ्रीक्वेंसी जैसे पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता। ये जो एम्पलीफायर है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, दैट मीन्स आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स का एम्पलीफिकेशन करने का काम करता है। बेसिकली आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की जो सिग्नल्स रहते हैं वो मिक्सचर ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होता है। उसमें हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सिग्नल्स हैं वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो आइडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट न करके उस इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या कर देता है, वो इक्वली एम्पलीफाई कर देता है। क्लियर हुआ? तो ये ट्रांजिस्टराइज्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी सेकेंड टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, नाउ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक, तो इंट्रोडक्शन ही करेंगे, अदरवाइज इस वीडियो का लेंथ है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम शॉर्ट करेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो जनरली अगर एम्पलीफायर को अगर हम क्लासीफाई करें तो जैसा कि मैंने 20 हर्ट्ज से लेकर इस 20 किलो हर्ट्ज तक को मैं आइडियो बोला था, इस वाले रेंज को क्या बोला था, आइडियो बोला था। तो अगर ग्रेटर देन अगर 20 किलो हर्ट्ज बोलूँ तो 20 किलो हर्ट्ज से लेकर एबव उधर उबर जितने भी हैं वो सारे को हम क्या बोल देते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, तो एबव 20 किलो हर्ट्ज हमारे आइडियो रेंज से ऊपर को हम क्या बोल देंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज बोल देंगे। ठीक है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायर है बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड को डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक बूस्ट करने का, इंक्रीज करने का, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ एम्पलीफायर सर्किट विच रेजेस द लो स्ट्रेंथ ऑफ एनी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप टू डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल। क्लियर हुआ? तो ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जो किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ तक या फिर डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने का
काम करता है। तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक को अपन बोल दिए ऑडियो एबव दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ एम्पलीफायर, इट इज अ एम्पलीफायर सर्किट which raises the strength of any radio frequency signal up to desired frequency रेंज। ठीक है, तो जनरली हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के केस में हम ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पढ़ेंगे। हम ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी, ट्यून एम्पलीफायर भी बोल देते हैं, और सिंपल ट्यून एम्पलीफायर लिखा रहेगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर भी बोलेंगे तो भी कंफ्यूज नहीं होना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के अंतर्गत हम अभी सिलेबस में क्या पढ़ेंगे, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या होता है, बेसिकली ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें लोड है वो ट्यून सर्किट को लोड की तरह यूज होता है। इन दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर सर्किट ट्यून सर्किट इज यूज्ड एज अ लोड। ठीक है, तो ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें ट्यून सर्किट का यूज हम किसके तरह करते हैं, हम लोड की तरह। जैसे हमने ट्यून सर्किट बताया ना, पैरेलल आरएलसी, अभी अभी कुछ इस वीडियो के पहले डिस्कस किए थे, पैरेलल आरएलसी सर्किट या फिर सिंपल पैरेलल एलसी सर्किट। तो पैरेलल एलसी सर्किट को ही क्या बोलते हैं हम, ट्यून सर्किट। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना हुआ सर्किट पैरेलल ट्यून सर्किट कहलाता है। उस ट्यून सर्किट को कभी कभी हम रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है। या फिर हम उसी को हम क्या बोल भी देते हैं, टैंक सर्किट। सो टैंक सर्किट, रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल ट्यून सर्किट इज यूज्ड एज अ लोड इन केस ऑफ ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, तो ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या होता है, बेसिकली ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें ट्यून सर्किट को, दैट मीन्स पैरेलल आरएलसी सर्किट या फिर पैरेलल एलसी सर्किट या फिर उसी को रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं या फिर उसी को क्या बोला जाता है, टैंक सर्किट। सो टैंक सर्किट, रेजोनेंट सर्किट और पैरेलल ट्यून सर्किट इज यूज्ड एज अ लोड। तो इसमें ट्यून सर्किट का यूज़ है उसको हम लोड की तरह करते हैं, क्योंकि ट्यून जो सर्किट होता है उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने की एबिलिटी होता है। इट हैज़ अ एबिलिटी टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। क्लियर हुआ, उस इनपुट एसी सिग्नल के पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने की उसकी क्या होती है, एबिलिटी होता है। ठीक है, इट हैज़ एबिलिटी टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, क्योंकि उस टेंस सर्किट का या फिर ट्यून सर्किट का किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने की एबिलिटी होता है, और इसकी सिलेक्शन की या फिर सेलेक्टिविटी की एबिलिटी या फिर सेलेक्टिविटी की प्रॉपर्टी जो होता है, वही प्रॉपर्टी इसको उस एम्पलीफायर सर्किट में लोड की तरह यूज़ होने में यूज़फुल बनाता है। सो ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज अ एम्पलीफायर सर्किट विच सेलेक्ट्स। अब ट्यून एम्पलीफायर को हम डिफाइन करेंगे, एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है, विच सेलेक्ट्स अ desired frequency range of input AC signal, desired frequency range of input AC signal and amplify it। क्लियर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बेसिकली ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जो इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को सेलेक्ट करके एम्पलीफाई करता है एंड प्रोवाइड्स एंड गिव्स हाई एम्पलीट्यूड आउटपुट सिग्नल। ठीक है, एंड हाई एम्पलीट्यूड आउटपुट
सिग्नल। क्लियर हुआ? तो इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को सेलेक्ट करके एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करके हाई एम्पलीट्यूड का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऐसा एम्पलीफायर सर्किट जो हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, उसी एम्पलीफायर को हम क्या बोलेंगे? ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी। ट्यून्ड वर्ड है मतलब समझ जाना कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को सेलेक्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट हम सर्किट की क्लासिफिकेशन और सर्किट की डिटेल अगला वीडियो में करेंगे। ये था इंट्रोडक्शन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।